नमस्कार मित्रों, कहानी टाइम में मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी बिल्लो की भीष्म प्रतिज्ञा का तीसरा भाग। दूसरे भाग में आपने सुना था कहानी का नायक अपनी प्रॉपर्टी बेचने अपने गांव गया हुआ है और शाम को अपने चचेरे भाई के साथ मार्केट में घूम रहा है। वहीं उसकी नज़र एक दुकान पर लिखे बोर्ड पर जाती है, बिल्लो की घोड़ौरी। उत्सुकतावश उसने अपने चचेरे भाई से पूछा कि ये बिल्लो कौन है। तो उसने जो बताया उससे उसको अपने बचपन की मित्र बिल्लो की याद आई। उसे लगा कि उससे मिलना चाहिए, जो कि इस समय एक बड़ी राजनीतिक हस्ती के रूप में वहाँ पर अपने को स्थापित कर चुकी है। आखिर अपने चचेरे भाई की अनिच्छा के बावजूद वह उनसे मिलने पहुँचता है। लीजिए सुनिए, देखिए आगे क्या होता है। 20 बरस पहले कि उनके साथ की जुड़ी तमाम यादों की पिक्चरें चलने लगी। मेरे कदम एकदम ठहर गए कि अब बिल्लो से मिले बिना किसी सूरत में आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने शिखर से कहा कि बिल्लो से मिलना चाहता हूँ। बिल्लो वास्तव में वहाँ की जगत बुआ हैं। छोटा हो या बड़ा, उन्हें सब बिल्लो बुआ ही कहते हैं। इन्हीं जगत बुआ से मिलने को कहा तो शिखर के चेहरे पर मैंने एकदम साफ देखा कि वह नहीं चाहता था कि मैं मिलूं। वह ऐसे अनमना सा हुआ कि जैसे सोच रहा हो कि ये कहाँ आ फंसा। लेकिन उनसे मिलने की मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह सब समझ कर भी ना समझ बना रहा। लेकिन उनसे मिलने की मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि सब समझ कर भी मैं ना समझ बना रहा, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैंने जरा भी हिचक दिखाई तो वह तुरंत मना कर देगा। गांव का मामला है, यहाँ भी कुछ विवाद होगा इनका। कोई रास्ता न देख कर शिखर बोला, ठीक है भैया, आइए देखते हैं, शायद बुआ हैं। दुकान के काउंटर के पीछे तखत पर एक काला सा बड़े लंबे चौड़े डील का 24-25 साल का युवक बैठा था। उसे देखकर शिखर ने कहा, यह उनका भतीजा सूरज है। दुकान के बाहर एक बोलेरो जीप, 8-10 मोटरसाइकिलें खड़ी थी। उन्हें देखकर शिखर ने कहा, लगता है बुआ का दरबार लगा है, आइए। मुझे साथ लेकर वह सूरज के पास पहुंचा, जो मेरी जीप रुकने के बाद से ही बराबर मुझ पर नजर रखे हुए था, बसवारी वाले बुजुर्ग की तरह। शिखर ने सूरज को नमस्कार कर कहा, सूरज ये हमारे भैया हैं, सूरज से आए हैं, बड़के पापा के लड़का हैं। इतना सुनते ही सूरज हाथ जोड़कर तखत से नीचे उतरते हुए बोला, नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। आवा अंदर आवा, बड़ी देर के तोके देखा थे मगर चीनी नहीं पाए, बहुत दिन बाद आए। कोने में काउंटर का एक हिस्सा था, उसके पीछे दुकान बहुत बड़ी थी, हर तरफ माल भरा था। 2 तखत अंदर और पड़े थे। सूरज ने मुझे बैठाकर हाल चाल पूछना शुरू किया, फिर वही उलाना, भैया आप सब जने थे, गौवे एकदम छोड़ दिए, बताओ हमें लगत बा कि 15-20 बरस बाद आए हैं। मैंने सहमत होते हुए कहा, हाँ ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा होगा। वह फिर बोला, नहीं भैया, आवे जाए के चाहिए, अपन घर द्वार संपत्ति सबके देखे चाहिए। तभी शिखर ने बताया कि बुआ का नाम देखकर मैं उनसे मिलने के लिए रुका हूँ। तो वह बड़ा खुश हुआ, अरे काहे नहीं, अब ही बुलावा थे। फिर उसने वहीं से आवाज़ दी, बुआ हे बुआ, बुआ तनी यहाँ आवा, देखा क्या आवा बा। अंदर बुआ की तेज आवाज़ गूंजी, क्या आवा बा बतावा ना। सूरज फिर बोला, आवा यहाँ आवा ना, खुदे आए के देखा ना। अब की बुआ बोली, आवा थे रे। बुआ अंदर आई तो मैंने उनको नमस्कार किया। बिल्लो ने भी ना सिर्फ नमस्कार किया बल्कि मुझे कुछ हिचकिचाहट के साथ पहचानते हुए कहा, अरे तू हा, कब आए। उनकी बात सुनते ही सूरज ने कहा, बुआ पहचाना था भैया के। बुआ ने बिना हिचक कहा, काहे नहीं, अरे छोटपन में खेले आई इनके साथ। सूरज ने इस पर फिर मेरे फादर का नाम लेते हुए कहा, उन्हीं के बड़का लड़का है। बुआ ने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए मुझे कंधों के पास पकड़कर कहा, कहाँ रहे इतना दिन। एक बार फिर वही उलाना, भैया तू सभी तो घर द्वार छोड़ दिए। मैंने देखा जब जब गांव में किसी ने उलाना दिया तो शिखर को अच्छा नहीं लगता था, चेहरे पर उसकी अजीब सी रेखाएं उभर आती थी। बिल्लो बुआ एक तखत पर मुझे लेकर बैठ गई, एक पर सूरज शिखर बैठ गए। बुआ ने घर भर का हाल चाल सब पूछ डाला, अपनी बहू से चाय नाश्ता सब मंगवाया, उससे मेरे पैर छुआए, मैंने भी उसे आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपया दिया। सूरज ने अपने बच्चों को भी बुलवा कर मिलाया। उसके 3 बच्चे थे, सबसे छोटी लड़की करीब करीब 3 साल की थी।
मैंने देखा बिल्लू शिखर को जरा सा भी तवज्जो नहीं दे रही थी। शिखर भी बस मेरे साथ बदा बदा सा रहा वहाँ। मैं 20 मिनट वहाँ रहा। बिल्लू इतने में अपना 20 बरस का इतिहास बता देना चाहती थी। खाना खाकर ही जाने देना चाहती थी। मैंने बहुत मना किया तो इस शर्त पर मानी कि मैं अगले दिन सुबह उन्हीं के साथ खाना खाऊंगा। वापस आने लगा तो बिल्लू बाहर तक छोड़ने आए, सूरज भी, उसके बच्चे भी। इसके बाद शिखर के साथ मैं इधर उधर 1-2 जगह और होकर घर आ गया। 8 बज रहे थे, अब तक गांव में लाइट भी आ गई थी। शिखर ने बताया लाइट 10 बजे तक रहेगी, फिर कट जाएगी और रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगी। मैंने कहा भैया मेरे सोने का इंतजाम छत पर ही करना। मैं देर रात खाना खाने का आदी हूँ, लेकिन यहाँ लाइट के चक्कर में लोग पहले ही खा लेते हैं। छत पर ही मेरे लिए बिस्तर लगा था। ड्राइवर बोला हुआ जीप ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। गेट के सामने जीप रहेगी, वह बगल में ही लान में सोया रहेगा। मेरे कहने पर वह वहीं की लोकल मच्छर अगरबत्तियाँ लेता आया था। चाचा भी नीचे ही सोए। शिखर अपने परिवार के साथ छत पर दूसरे कोने में चारपाइयों पर बिस्तर लगाया था। बड़ी सी छत पर मैं दूसरे कोने में था। सोने से पहले बड़ी देर तक वह मुझसे बातें करता रहा। मेरे कारण ज़्यादातर बातें बिल्लू पर ही केंद्रित रहीं। हम काफ़ी देर तक छत पर इधर उधर टहलते हुए बातें कर रहे थे। मैंने देखा हर चौथे पांचवें मकान की छत पर या बाहर दरवाजे पर एक एलईडी बल्ब जल रहा था। एलईडी का राज गांव में भी फैल गया था। घर के दक्षिण साइड में जो एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, अचानक उसकी याद आने पर मैंने उधर देखा तो पाया कि वह चौथाई ही रह गया है, एक गड्ढे जैसा। उसके बगल के घर के बल्ब की छाया उसके पानी में ऐसे पड़ रही थी जैसे पूरे आसमान में कोई एक बड़ा सा तारा निकल आया। शिखर ने बताया प्रधान और कुछ दबंगों ने मिलकर तालाब पाट दिया, जमीन बेच डाली। एक आदमी ने रोकने की कोशिश की थी। एक दिन उससे कुछ लोगों ने बुरी तरह पीट डाला, वह फिर भी नहीं माना। उसने आगे कार्रवाई चालू रखी, लेकिन एक दिन घर लौट रहा था, तभी रास्ते में किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पूरा गांव जानता है कि किसने मरवाया, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। उसकी बीवी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई साल भटकती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर ही नहीं दर्ज की। उसकी बीवी पर भी आए दिन हमले होते रहे। भरी बाजार उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की गई। आखिर वो हार मानकर बैठ गई। यह सब सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी आंखों के सामने 20 बरस पुराना दृश्य बार बार आता रहा। करीब 3 बीघे का बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उसी से पूरे गांव के आसपास के सारे खेत पंप लगाकर सींचे जाते थे। तालाब इतना गहरा और बड़ा था कि जब भारी बारिश होती थी तभी उसमें पानी ऊपर तक आता था। मैं बच्चे कुचे तालाब में बल्ब की छाया को देखते सिगरेट पीता रहा और शिखर बताता रहा कि कैसे इस तालाब और इससे निकाली गई जमीन को हथियाने के चक्कर में देखते देखते 5 लोगों की हत्याएं हो गई। मैंने पूछा पुलिस में कोई नहीं जाता? पुलिस में कोई नहीं जाता क्या? वह कुछ नहीं करती? शिखर कुछ बोलता कि तभी लाइट चली गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा हो गया। शिखर ने चिंकी को दिया जलाने के लिए कह दिया। उसने दिया जलाकर छत के बीचों बीच रख दिया। हम अब छत की बाउंड्री से हटकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। चिंकी का बच्चा रोने लगा। उसकी नींद खुल गई थी। जो टेबल फैन धीरे धीरे चल रहा था, बिजली के जाते ही वह बंद हो गया था। बच्चा गर्मी से परेशान हो रहा था। चिंकी ने हाथ के पंखे से उसे हवा करनी शुरू की, तब भी वह बीच बीच में रोने लगता। और फिर उसने दीवार की ओर करवट लेकर उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। एक हाथ से पंखा भी करती रही, तब वह सोया। शिखर ने मच्छर वाली कुछ और अगरबत्तियां सुलगा दी। गर्मी और बंद हवा देखकर मैंने शिखर से कहा, यार लाइट 12 बजे तक तो आ जाएगी ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा तब तक तो मुझे नींद आने वाली नहीं, तुम चाहो तो सो जाओ। वह बोला नहीं, आने दीजिए लाइट, साथ ही सोऊंगा। मैंने फिर सिगरेट सुलगा ली। शिखर ने मना करते हुए कहा, आज कई बार हो गई है, अब नहीं लूँगा। शिखर फिर गांव के बारे में तमाम बातें बताने लगा। मैंने देखा वह तमाम गांव दूसरे के घरों के बारे में तो खूब बातें कर रहा था, लेकिन अपने घर में जो महाभारत बरसों हुई उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा था। मैं भी जानबूझकर नहीं कर रहा था कि कहीं कोई अप्रिय प्रसंग ना उभर आए।
उसने अपने तीनों भाइयों के बारे में इतना ही बताया कि वे तीनों ही मुंबई में सेटल्ड हो गए हैं, यहाँ अपना अपना हिस्सा सब बेच-बाच दिया है। इस मकान के लिए बाबूजी ने भी कागज़ पर सब लिखवा लिया है। अब यह मकान मेरे नाम है और 9 बीघा खेत यही बचा है। 6 बीघा बटाई पर है, 3 बीघा 2 साल से पड़ती पड़े हैं। बहनें भी अपनी ससुराल में साल 2 साल में कभी कभी आ जाती हैं। वो खुद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक स्कूल में टीचर था, लेकिन 2 महीना पहले नौकरी छूट गई। प्रबंधन ने अपनी ही एक लड़की के लिए जगह बनाने के चक्कर में उसे निकाल दिया। मैंने पूछा, फिर घर का खर्च कैसे चल रहा है? उसने कहा, अभी तो कोई परेशानी नहीं है, महीने 2 महीने में कहीं ढूंढ ही लूँगा, बाकी खाने पीने भर का तो खेत से मिल ही जाता है। उसकी दयनीय आवाज़ में मुझे उसकी वह परेशानी साफ दिख रही थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि गांव में रहकर भी खेती बटाई पर दी हुई है और 3 बीघा पड़ती पड़ी है। मैं बड़ी देर से यह सोच रहा था कि यह जगत बिल्लो बुआ के बारे में शायद बात करेगा। कल जाना है उनके यहाँ, अकेले जाते तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर मैंने ही बात छेड़ी कि बिल्लो का घर तो पहले यहीं हुआ करता था, ये बाजार में कैसे पहुँच गई? और पहले तो उनके घर की बड़ी नाजुक हालत हुआ करती थी। इनके फादर बैजू बाबा आए दिन बाबा से मदद लिया करते थे। यही बिल्लो सवेरे सवेरे घर में चूल्हा जलाने के लिए आग लेने आया जाया करती थी। शिखर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, भैया ये बिल्लू बुआ ने ही घर का नक्शा बदला है। जब अलगौजी यानी बंटवारा हुई तो बैजू बाबा और मुश्किल में आ गए थे। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि कर्ज वगैरह के चक्कर में यहाँ वाला पूरा मकान इनके हाथ से निकल गया। आज जो मकान बाजार में हो गया है, वह जगह पहले गांव का बाहरी एकांत हिस्सा हुआ करता था। वहीं एक किनारे तब अपने बाबा ने ही अपनी ही वह थोड़ी सी ज़मीन उन्हें दे दी थी। बैजू बाबा वहीं छप्पर डालकर रहने चले गए। वहाँ परिवार के साथ बैजू बाबा की हालत बहुत ख़राब हो गई। अपने बाबा से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन बोले, ये बैजुआ बड़ा अभागा बा, कहता था साह खर्ची उतनी ही करो जितनी हर समय चल जाए। कर्जा ले लेकर सब करना अच्छा नहीं, मगर कहने पर हाँ हाँ कर लेता है, लेकिन करता वही है जो चाहता है। इसकी मूर्खता के कारण पूरा परिवार कष्ट उठा रहा है। दादी ने कहा, जैसा किया है वैसा भरेंगे, कोई किसी का भाग्य विधाता तो नहीं बन जाएगा। असल में भैया दादी जानती थी कि बाबा बैजू की और मदद करने के लिए परेशान है। दादी यहाँ नहीं होने देना चाहती थी। बाबा ने दादी से पूछे बिना जो ज़मीन उन्हें लिख दी थी उससे वह बहुत नाराज़ थी, क्योंकि उनका मानना था कि मदद एक बार की जाती है, 2 बार की जाती है, बार बार नहीं। फिर ये तो कभी कुछ वापस करने वाले नहीं, जो करो उसे अपना अधिकार समझ लेते हैं, एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन बाबा नहीं माने, बोले देखो पढ़ा लिखा आदमी है, उसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहना ज़्यादा अच्छा है। मूर्ख ना होता तो उसकी यह हालत ही क्यों होती? कायस्थ है, सिर छिपाने की जगह तो होनी ही चाहिए ना, ऐसे तो लड़कियों की शादी भी नहीं कर पाएगा। दादी की अनिच्छा के बावजूद बाबा ने खपरेल दीवार की पताई का सारा इंतजाम कराकर रहने भर का अच्छा खासा बड़ा मकान बनवा दिया था। तब बैजू बाबा का परिवार अपने यहाँ से और गहरे जुड़ गया था, लेकिन बाद में फिर अपने ढर्रे पर चल निकला। इसके बाद शिखर को बातें बताने में दिक्कत हो रही थी। मैंने देखा वह बातों को बड़ा फिल्टर करके बताने का प्रयास कर रहा था। इस चक्कर में वह कई बार ट्रैक बदल रहा था, क्योंकि आगे की बातें मैं स्वयं बहुत कुछ जानता था। शिखर के ट्रैक बदलने का एकमात्र कारण यही था कि बैजू के यहाँ से खटास की वजह इन्हीं के फादर और चौथे चाचा ही थे। या दोनों लोग बाबा की दी जमीन वापस चाहते थे, क्योंकि मार्केट के कारण उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी। या लोग बैजू के लिए दूसरा मकान भी बनवाने को तैयार थे, लेकिन बैजू तैयार नहीं थे। इसीलिए दोनों चाचा अपने बाबा से भी ज़्यादा नाराज़ रहते। शिखर इन्हीं कारणों से बोलना नहीं चाहता था। मच्छरों से आज ही जाकर मैंने अपनी चारपाई के आसपास कई और बत्तियां सुलगा दी। पैर की तरफ सुलगाना चाहा तो शिखर बोला, भैया पैताने अगरबत्ती नहीं सुलगानी चाहिए। मैंने कहा, यार सही कह रहे हो, लेकिन इन मच्छरों से बचने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। इस बीच मैंने शिखर की आवाज़ में आलस का एहसास कर उसे सोने के लिए कह दिया। अपनी चारपाई की मच्छरदानी हर तरफ से ठीक से लगाकर उसी के अंदर बैठ गया। बहुत ऊपने लगा।
घर भी बात हो चुकी थी, सिगरेट कितनी फूंकता, कभी लेटता कभी बैठता, बार बार अपनी बुद्धि पर तरस खाता कि आखिर रुका ही क्यों। बार बार सोचता कि 12 जल्दी बज जाए, बिजली आ जाए तो गर्मी से राहत मिले। मेरे पास से जाने के बाद शिखर के खर्राटे की हल्की सी आवाज़ आने लगी थी। मैं समझ गया कि मेरे अलावा यहाँ सब सो गए हैं, बच्चा भी। उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में खेत कैसे बिकेगा, इससे ज़्यादा बिल्लो की बातें याद आ रही थी। उनके जीवन के उन तमाम उतार चढ़ाव भरे दिन जो काफ़ी हद तक हम लोगों को मालूम थे। अपनी बुरी कंजी आंखों के कारण उन्हें बिल्लो बिल्लोइया कहकर सब चिढ़ाते थे, या सुनते ही वह चिढ़ाने वाले को खूब ऊट पटांग कहती थी। कोई हम उम्र कहता तो मारने को दौड़ा लेती। सिकड़ी गुट्टक खेलने में माहिर थी। सावन के दिनों में जब झूला पड़ता तो बिल्लो की पेंगे मानो पेंग बढ़ाकर नभ को छू लेने को मचलती। जब वह झूले पर चढ़ती तब डरपोक किस्म की लड़कियां औरतें झूले पर नहीं बैठती थी। बिल्लो गुड्डो गुड़ियों के खेल में कभी कोई रुचि नहीं लेती थी। खाना पानी आदि के लिए उन्हें कहा जाता तो वह दूर भागती। लेकिन होली के वक्त पापड़, चिप्स बनाना, अचार, चटनी, कोहड़ौरी बनाने में इतनी रुचि लेती कि पड़ोसी भी उन्हें बुलाते। इन सब कामों में वह ऐसी लगी रहती जैसे ये काम ना होकर उनके लिए कोई खेल हो। तब कौन जानता था कि बिल्लो का यही खेल उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ लाने वाला साबित होगा। वह अपने इसी खेल से अपने खानदान की नई किस्मत लिखने वाली है। बस कुछ ही बरसों बाद साथ ही जगत बुआ भी बन जाएंगे। बिल्लो मुश्किल से हाई स्कूल पढ़ पाई थी कि उनकी शादी कर दी गई। तब बिल्लो बार बार कहती रही कि हे अम्मा, भाई हमारी शादी ना कर, हमें पढ़े दे। लेकिन अम्मा को अपनी बिटिया की आवाज़ कहाँ सुननी थी, उसकी आवाज़ की कीमत ही क्या थी। उन्हें तो बिटिया की चंचलता, हंसमुख स्वभाव में खोट दिखाई देता था। भय सताता रहता था कि बिटिया कहीं नाक न कटा दे। इसके लक्षण ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो इसकी शादी करके खानदान की इज्जत सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। शादी जल्दी हो इसके लिए घर में कला होती रहती थी। आखिर आनन फानन में बिल्लो की शादी कर दी गई। खाने पीने की कमी ना हो या देखने के अलावा और कुछ ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं किया गया। नाक के फेर में बिटिया के भविष्य को लेकर घनघोर लापरवाही बरती गई। इस लापरवाही की आंच में बिटिया का भविष्य स्वाहा हो गया। लड़का उम्र में तो 10-12 साल बड़ा था ही, पूरा निठल्ला सौदा भी था। गांव की एक चुड़ियारिन के साथ उसके संबंधों की चर्चा उससे आगे आगे चलती थी। लेकिन जल्दबाजी लापरवाही में बिल्लो के घर वालों को यह भी नहीं दिखा। मगर बिल्लो इसे किस्मत का खेल मानकर चुप बैठने वाली महिला न थी। उसने अपने निठल्ले पति से साफ कह दिया कि नशाबाजी ही नहीं, चुड़ियारिन से भी रिश्ता खत्म करना ही होगा। चुड़ियारिन का नाम सुनते ही वह आपे से बाहर हो गया। मारपीट पर उतर आया तो बिल्लो ने भी पूरा प्रतिकार किया। वह गिर गया, नशे में था। लेकिन बात फैल गई कि बोरिया ने आदमी को पीट डाला और अब घर में रहने को तैयार नहीं, मानो भागी जा रही है। बिल्लो की जिद के आगे सब हार गए। बाबू भाई ससुराल पहुंचे। ससुराल वालों ने सारा दोष बिल्लो पर ही मढ़कर उन्हें दोषी ठहराया था। बिल्लो अपनी जगह अडिग रही। साफ बोल दिया कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं नहीं रहूँगी यहाँ। ससुराल वाले मायके भेजना नहीं चाहते थे, बाबू भाई लाना नहीं चाहते थे। बिल्लो ने कह दिया, यहाँ नहीं रहूँगी बाबू, तुम भी नहीं रखना चाहते तो न रखो, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, मगर यहाँ नहीं रहूँगी। सब समझाना बुझाना मनाना बेकार रहा। बाबू हार मानकर बिटिया को घर ले आए। कुल 4 हफ्ते का वैवाहिक जीवन बिताकर बिल्लो हमेशा के लिए मायके आ गई। बाद में बहुतेरे प्रयास हुए मगर बिल्लो टस से मस नहीं हुई, अपनी शर्त पर अड़ी रही। माँ बाप भाई का दबाव ज़्यादा हुआ तो कह दिया, अगर हम इतना ही भारू हो गए हैं तो ठीक है, हम घर छोड़ दे रहे हैं, कहीं काम धाम करके मरे या डाल कर रह लेंगे, मगर वहाँ नहीं जाएंगे। बिल्लो की भीष्म प्रतिज्ञा के आगे सब हार गए। बिल्लो हमेशा के लिए रह गई मायके में, मगर बोझ बनकर नहीं, अपनी दुनिया नए ढंग से बनाने और उसमें सबको शामिल करने के लिए। मुझे वह दृश्य धुंधला ही सही पर याद आ रहा था कि आने के बाद बिल्लो हंसना बोलना एकदम भूल गई थी। उनकी चंचलता, हंसमुख चेहरा कहीं खो गया। बड़ी बड़ी बिल्लौरी आंखें, मक्खन सा गोरापन कुछ ही दिनों में ऐसा कुमलाया कि बिल्लो टीबी पेशेंट सी लगने लगी।
परिवार में उन्हें थोड़ी बहुत सहानुभूति मिली तो सिर्फ पिता से। माँ कुछ दिन तो चुप रही, लेकिन उसके बाद उनकी कटुवाणी मुखर उठी। वह दिन पर दिन नहीं, घंटों के हिसाब से मुखर हुई। दिलो दिमाग पर पड़ी पति की गहरी चोट को माँ रोज ही कुरेद कुरेद कर गहरा करती कि मान जा, चली जा, कौन लड़की जिंदगी भर मायके में रही है। कोई राजा भी अपनी लड़की को रख नहीं सका है। राजा जनक का उदाहरण देती कि वह भी सीता को रख नहीं सके। हम सब तुम्हें कैसे रखेंगे, वो सब बुला रहे हैं तो बार बार जाती क्यों नहीं। ऐसे जिद करने से कुछ नहीं होने वाला, पूरी रीत रिवाज से शादी की गई है। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं कि जब रिश्ते आ गए तब फेंक दिया, जानू कि नहीं। मगर बिल्लो सारी बात सुनकर चुप रही, बिल्कुल मौन साधे रही। ऐसे ही मौन उस दिन भी साधे थी। उनकी अम्मा बोले जा रही थी, वह जो भी नहीं बोलना चाहिए, वह भी जो नहीं बोलना चाहिए। किसी पंडित ने कुछ पूजा पाठ करने, प्रदोष व्रत रखने को कहा था। अम्मा चाह रही थी बिल्लो मान जाए, उसे करे, लेकिन उन्हें नहीं मानना था तो नहीं मानी। अब अम्मा तब खींच कर अपना आपा खो बैठी, कुछ ज़्यादा ही अनाप शनाप बोल गई। बिल्लो भी अपना मौन व्रत संभाल न सकी। हो गया विस्फोट, फट पड़ी, कह दिया हम इतना ही भारू हो गए हैं तो दबा देती गला, कहती तो मैं खुद ही कहीं जाकर मर जाती। जिंदगी भर के लिए उस निठल्ले आवारा बदमाश शराबी के पल्ले बांध कर मुझे नरक में क्यों झोंक दिया। हमसे पिंड छुड़ाया था, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझसे ये दुश्मनी निकाली। बिल्लो का इतना बोलना था कि अम्मा के तन बदन में जैसे आग लग गई। उन्होंने बिल्लो को मनहूस कुलच्छनी घर पर पड़ी काली छाया तो कहा ही, साथ ही यह धमकी भी दे दी कि तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, वो तुम्हारा आदमी है, ब्याह के ले गया था, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। मतारी बाप शादी के बाद के साथ ही नहीं है, तो के ही खोपड़ी पर बैठा रहा, तो कब बाकी लड़कन के भरसाई में डाल दे। अम्मा की यह बात पूरी हुई ही थी कि दीवार पर छनाक से चूड़ियों के टूटने की आवाज़ आई। बिल्लो ने दोनों हाथ दीवार पर ऐसे मारे कि छनाक छनाक सारी चूड़ियाँ टूट कर वहीं बिखर गईं। कलाई में चूड़ियाँ धंस गईं, खून टपकने लगा। बिल्लो यहीं तक नहीं रुकी, माथे पर लगी बिंदी पोंछ दी, मांग में कई दिन पुराना भरा सिंदूर भी हाथ से रगड़ कर पोंछ डाला। थोड़ी दूर बाल्टी में रखे पानी को लोटे में लेकर मांग पर डाल डालकर सिंदूर को धो धोकर उसका नामो निशान मिटा दिया। फिर हाँफती हुई चीख कर बोली, लो लो, मर गया आदमी, विधवा हो गई मैं, भाड़ में गई ससुराल। आज के बाद किसी ने नाम भी लिया तो मैं वो कर बैठूंगी जो तुम सब सोच भी नहीं पाओगे। बिल्लो रोती जा रही थी, लौट कर फिर वहीं बैठ गई जहाँ चूड़ियाँ तोड़ी थी। बिखरी पड़ी चूड़ियों पर कलाइयों से खून टपकता रहा, आंसू भी लगातार झरते रहे। रोते रोते हिचकियाँ बन गई और अम्मा जहाँ खड़ी थी बुत बनी वहीं खड़ी देखती रही। बिल्लो की चीख चिल्लाहट सुनकर भाई बहन सब आ गए थे। संयोगवश मैं अपने फुफेरे भाई सतीश के साथ ठीक उसी समय पहुंच गया था। हम उस दिन गर्मियों की छुट्टी में वहीं पहुंचे थे और बिल्लो से ही मिलने गए थे। हम उससे तब से मिलते बतियाते आए थे जब वो 5वीं में पढ़ा करती थी। हम जब भी मिलते बिल्लो भी खूब प्यार से मिलती, खेलती, बतियाती थी। हमने उससे गुट्टक खेलना भी सीखा था। जब और बड़ी हुई तो खाने को भी कुछ न कुछ जरूर देती। सूंठ मिला गुड़ उसको बहुत पसंद था, हमें भी वही देती। हम भी उसके लिए शहर की टॉफी जरूर ले आते थे, उसे जरूर देते थे। न जाने क्यों गांव चलने की बात आते ही मेरे मन में अगर कोई तस्वीर सबसे पहले उभरती थी तो वह बिल्लो की ही। और फिर चलते समय उनके लिए अपने सामान में टॉफी छिपा कर ले जाना मेरा पहला काम था। सतीश के दिमाग में क्या आता था ये तो वही जाने, मैं नहीं जानता। यह बात घर चाचा सभी बुआओं की नज़र में आई तो सब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रिश्ते को दूसरा नाम देकर सब छेड़ते, कहते चलो अच्छा है, पट्टीदारी से रिश्तेदारी हो जाएगी। बात बिल्लो के घर तक भी पहुंची तो उनके घर वाले भी हंसते, मजाक करते। हम दोनों का मजाक उड़ता, बिल्लो मजाक करने वाले को दौड़ा लेती। शुरुआती कई साल ऐसे ही बीत गए थे। हमारे उनके बीच एक किशोर किशोरी का रिश्ता खेल कूद, मिलना जुलना, बतियाना तक ही रहा। लेकिन जब किशोरावस्था पीछे छूटने लगी तो हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति एक विशेष तरह का आकर्षण पनपने लगा था, जिसका मतलब उस वक्त हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते थे।
यह स्थिति आगे चलकर और भावनात्मक लगाव में बदल गई, और जब मुझे बिल्लो की शादी की खबर अपने शहर में मिली थी तो मैं अजीब सी मना स्थिति में पड़ गया था। इतना बेचैन हो गया था कि एक जगह बैठ नहीं पा रहा था। कभी इधर जाता कभी उधर। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मन में एक ही बात आती कि किसी तरह बिल्लो से मिल लेता, उसे मना कर देता कि मत करो शादी। मन में यही बात बार बार आती कि बिल्लो की शादी कैंसिल हो जाए, मगर मन की मन में ही रही। बात आई गई हो गई। मैं फिर से अपनी दुनिया में मस्त हो गया। इन्हीं बिल्लो को जब उस दिन सतीश के साथ अपने हाथों अपना सुहाग चिन्ह मिटाकर विधवा बनते देखा तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया। कुछ देर समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि बिल्लो रो रही है, कलाइयों से खून बह रहा है। उनकी माँ हम दोनों को देखकर हैरान भी हो रही थी और गुस्सा भी कि ऐसे टाइम क्यों पहुंचे। खड़ा देखकर आखिर बोल ही दिया कि जा बचवा जा, बाद ही में आए। उनकी भी आंखें आंसुओं से भरी थी। हम उल्टे पैर वापस हो लिए। सतीश ने मेरा मूड खराब देखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हो? ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। सतीश की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे चलता रहा। कैथाने से आगे भवनौटी की ओर कदम अपने आप बढ़ते गए। उसी के करीब और आगे जाकर एक भीठा ऊंचा टीला था, उसी पर चढ़ गया। उसके एकदम शिखर पर बैठ गया। तेज धूप गर्मी में यह पागलपन देखकर सतीश बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बैठना है तो चल कर के नीचे किसी पेड़ की छाया में बैठो, नहीं वापस घर चलो। इतनी हाइट पर बैठो, नीचे ढाल कितनी शार्प है। इतनी गर्मी में कहीं चक्कर आ गया तो फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए नीचे पहुंचोगे। आसपास नीचे जा रहे लोग अलग देख रहे हैं कि कौन पागल चढ़ गए हैं। बगल में खड़ा सतीश बोले जा रहा था, मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। नीचे जाकर बीटा का ढलान खत्म हो रहा था। नीचे जाकर जहाँ बीटा का ढलान खत्म हो रहा था, ठीक उसी से आगे एक तालाब था। यही कोई आधे बीघे का छिछला सा। किनारे किनारे बेया के पेड़ लगे थे, जिनकी सफ़ेद और कुछ बैंगनी से फूल ऊपर से दिख रहे थे। वहीं किनारे एक नीम और महुआ का पेड़ था। मुझे कुछ बोलता न देखकर गर्मी से परेशान खींचे सतीश ने हाथ पकड़कर उठाया। बोला, क्या यार, ये क्या पागलपन है? आखिर मतलब क्या है? चलो उठो। उसकी बात और उठाने पर मैं जैसे कुछ नॉर्मल हुआ। उठकर खड़ा हुआ और नीचे महुआ के पेड़ को देखते हुए उतरकर उसी के नीचे बैठ गया। पेड़ घना था, उसकी छाया में आराम मिला। पसीने से हम दोनों तर थे। बड़ी देर तक हम वहीं बैठे रहे। बिल्लो के लिए इस बार मैं कई चॉकलेट ले गया था। हम दोनों ने बैठे बैठे वहीं खत्म कर दिया। प्यास सताने लगी तो घर वापस आ गए। आज उसी बिल्लो को इतने बरसों बाद इस रूप में देखकर और उसके खाने का निमंत्रण पाकर मैं फिर कुछ वैसी ही फीलिंग्स से गुजर रहा था। नींद नहीं आ रही थी। छत पर लेटे बाकी लोगों गांव का मामला होने के चलते छत पर चहलकदमी भी नहीं कर पा रहा था। सिगरेट कितनी पीता? नॉर्मल जितनी पीता था उससे कहीं ज़्यादा पी गया था। लाइट आ चुकी थी। पास ही रखा टेबल फैन चल रहा था, लेकिन वोल्टेज इतना कम था कि पंखा पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। मैंने पास ही रखे गिलास में जग से निकाल कर पानी पिया और लेट गया। मैंने यह तय कर लिया था कि सवेरे बिल्लो के निमंत्रण का सम्मान करते हुए उसके साथ खाना खाऊंगा और फिर चला जाऊंगा जौनपुर रिश्तेदार के यहाँ। इतना टेंशन लेकर यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा। अगले दिन सवेरे 8 बजे ही बिल्लो का फ़ोन आ गया। कहा हो सूरत नरेश, क्या कर रहा था? हमने बताया, नाश्ता कर रहा हूँ। तो बोली, ठीक है, नाश्ता करके आ जाओ। मैंने सोचा इतनी जल्दी खाने का कौन सा टाइम, इसलिए कहा मैं खाना 12-1 बजे तक खाता हूँ। तो उसने कहा, जितने बजे तुम्हार मन हुए उतने बजे खाएं, मगर आए तो जाओ, बैठ के तनी घरवा का हाल चाल बतियाओ। इतना बरिस बाद आवा है, तनी गौवा के बारे में जाना बुझा, जहाँ खेलत कूदत रहे सब जने। बिल्लो इतना पीछे पड़ गई कि मैं 9 बजे उसके यहाँ पहुँच गया। शिखर को कुछ काम था तो वह बोला, भैया मैं 12 बजे तक आ जाऊँगा। बिल्लो ने पहुँचते ही पहला प्रश्न किया, ये बतावा अपने बाबा बाबू की नाई शाकाहारी है कि मांसो मछली खाते हैं?
मैंने कहा मैं इस परंपरा को निभा नहीं पाया तो वह बोली, चला ही बढ़िया बा, लकीर का फकीर न बने चाहिए, जौन निक लगे वह करे के चाहिए। इसके बाद तो बिल्लो ने नाश्ते से शुरुआत कर जो 2 बजे तक खाने का प्रोग्राम चलाया, उससे मैं एकदम अभिभूत हो उठा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी मेहमान नवाजी की जाएगी। उनका भतीजा, उसकी पत्नी भी पूरी तन्मयता से लगे रहे। भतीजा बीच बीच में बातचीत में भाग लेता रहा और दुकान भी देखता रहा। भतीजे की पत्नी अंशिता की पूर्ति खाना बनाने की निपुणता से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं बार बार उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। बिल्लो इस तरह से अपने तख्त पर बैठी थी मानो कोई महारानी अपने सिंहासन पर बैठी हो। वो एक के बाद एक आदेश देती जा रही थी। अंशिता उसका पालन किए जा रही थी। रसोई में उसका साथ देने के लिए एक नौकरानी थी। शिखर भी समय पर आ गया था। मुझे वहाँ बिल्लो ने पूरा घर भी दिखाया। घर तो क्या, एक बहुत बड़े आंगन के चारों तरफ बने करीब 8-9 कमरों का बड़ा सा मकान है। मैंने मकान की तारीफ की तो बिल्लो ने बिना संकोच कहा, एके हम तोरे बब्बा के कृपा मानी थे। बाबू जब घरवा से हाथ धोए बैठन, रहे का ठिकाना नहीं रहा, तब तोहार बब्बा हियाँ आपन जमीन दे दियन, रहे भर के बनावे में मदद कियन। बिल्लो ने यह भी लगे हाथ बता दिया कि बाद में कुछ और जमीन उसने एक दूसरे गांव के तिवारी बाबा की थी, वह भी दबा ली। थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन फिर सब ठीक हो गया। परिवार में बिल्लो, उसका भतीजा, उसके 3 बच्चे, एक नौकरानी है। आंगन में जमीन पर घोड़ौरी उड़द की दाल की बढ़िया सूख रही थी। मैं करीब 4 घंटे वहाँ रहा और बिल्लो ने जो बताया दिखाया उसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। इन 4 घंटों में गांव की राजनीति में बिल्लो की जबरदस्त दखल की बातें अचरज में डाल रही थी। खाना खा पी कर अंततः जब हमने विदा ली तो दोपहर भी विदा ले रही थी। बिल्लो रोक रही थी कि धूप में कहाँ जाओगे। रुको, मगर मैं खेत देखना चाहता था, सही रेट पता करना चाहता था। क्योंकि जब बिल्लो को बताया कि मैं खेत बेचने आया हूँ तो उसने छूटते ही कहा, गांव से लगाव का एक बहाना है, वह भी खत्म कर रहे हो। जब यह बहाना है तब तो इतने बरस बाद आए, बेचे के बाद तो फिर ईमान के चलो कि ये आखिरी आना है तुम्हारा। धन्यवाद मित्रों। इस कहानी का शेष आप चौथे भाग में सुनिए।